नमस्कार। आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस खास कार्यक्रम खबरों की खबर में आप सबका स्वागत है। खबरों की खबर का ये संक्षिप्त कार्यक्रम है, शॉर्ट बुलेटिन है और ये YouTube के ऊपर जो हमारे प्रोग्राम डलते हैं उनको आप देखने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए, जैसा कि हमारा यहाँ स्क्रीन पर शो कर रहा है, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और बेल का आइकन दबाना न भूलिए, जिससे कि हमारे जो प्रोग्राम हैं वो आप तक पहुंच सकें। तो ये तो रही एक आपसे आग्रह की बात। और दूसरी बात ये कि आज के कार्यक्रम में हम दो मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। पहला मुद्दा है राजस्थान की राजनीति से जुड़ा हुआ है। केंद्र की राजनीति जो है भारतीय जनता पार्टी की, उसने इस बार राजस्थान में, या यूं कहें कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी जबरदस्त प्रयोग किए हैं। और राजस्थान की जहां तक बात है, अब चूंकि वहां काम हो चुका है, छत्तीसगढ़ में शपथ हो चुकी है और मध्य प्रदेश में लगभग सब चीज़ें सेटल्ड हैं। राजस्थान की जहां तक बात है, राजस्थान में कल शपथ ग्रहण समारोह है और शपथ ग्रहण समारोह के बारे में जो खबरें आ रही हैं वो ये कि केवल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और दो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स दिया कुमारी और प्रेमचंद्र बैरवा ही शपथ लेंगे। यानी कि तीन जो अपॉइंटमेंट्स किए गए हैं पार्टी की तरफ से, जो तीन चयनित चेहरे हैं, उन्हीं की शपथ होगी। ये तीसरा चेहरा आपको जो दिख रहा है, वासुदेव देवनानी, ये स्पीकर होंगे, लेकिन इनकी शपथ वहां सदन में ही होगी। तो ये स्थिति, कल का जो समारोह है उसको बहुत बड़ा और भव्य बनाने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। जयपुर का ऐतिहासिक अल्बर्ट हॉल, उसके सामने ये समारोह होगा। तैयारियां बड़े जोर शोर से चल रही हैं। मुख्यमंत्री को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। मुख्यमंत्री मनोनीत कर दिए गए हैं पार्टी की तरफ से, विधायक दल की तरफ से, इसलिए अब उनको मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल मिलना शुरू हो चुका है। भजनलाल शर्मा भरतपुर के नदबई इलाके के रहने वाले हैं और वैसे पॉलिटिक्स में गहरी रुचि, और सरपंच का चुनाव जीत चुके हैं अपने शुरुआती दौर में, और इसके बाद 2003 में चुनाव लड़ा और निर्दलीय के तौर पर समझ लीजिए, या सामाजिक न्याय मंच एक राजस्थान में बना था, उसके प्रत्याशी के तौर पर 2003 में चुनाव लड़ा था और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ। तो ये इनकी पॉलिटिकल बात है। उसके बाद से ये आरएसएस के, चूंकि बैकग्राउंड आरएसएस का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का था, तो आरएसएस के उसमें चले और आरएसएस के साथ साथ राजनीति में रहे और भारतीय जनता पार्टी में 4 बार प्रदेश इकाई के महामंत्री रहे। ये इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं वो ये कि अल्बर्ट हॉल के सामने जो समारोह होगा, इसकी खासियत ये होगी कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के जो चीफ हैं जेपी नड्डा समेत 16 केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं और साथ ही विभिन्न प्रदेशों के जो सीएम हैं और डिप्टी सीएम हैं वो आ रहे हैं। 17 चीफ मिनिस्टर्स और डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स इस समारोह में शिरकत करेंगे, समारोह में आएंगे। अब इसका एक राजनीतिक जो परिदृश्य दिखाई देता है वो ये दिखाई देता है कि समारोह को इतना भव्य, और इस समारोह की जो उपस्थिति होगी वो इतनी गरिमामय और इतने बड़े चेहरों के साथ होगी कि भजनलाल शर्मा की जो अथॉरिटी है, जो प्रभुता है, वो कायम हो सके। क्योंकि राजनीति मैसेज का मामला है, राजनीति में परसेप्शन और मैसेज बहुत काम करते हैं। यदि पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप और पार्टी के इतने दिग्गज नेता आते हैं शपथ ग्रहण समारोह में तो भजनलाल शर्मा का जो नया चेहरा है वो फिर कहीं पीछे रह जाता है और आगे रह जाती है उनकी अथॉरिटी गिवन बाय दोज अथॉरिटीज, बिग गन्स। तो ये एक परसेप्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि भजनलाल शर्मा की प्रभुता को स्थापित करने के लिए, उनकी अथॉरिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए यह काम किया जा रहा है। और यदि हम सूत्रों की माने तो कल इन 3 नेताओं के ही शपथ ग्रहण होंगे, यानी भजनलाल शर्मा एज चीफ मिनिस्टर, दिया कुमारी जो कि जयपुर की पूर्व रियासत से आती हैं, वेस्टवाइल प्रिंसली स्टेट, और प्रेमचंद बैरवा, ये भी नए चेहरे हैं और जयपुर संभाग के ही हैं, दूदू से आते हैं। दूदू में इन्होंने बाबूलाल नागर को हराया, जो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खासम खास माने जाते हैं और काफ़ी पैठ रखते हैं एससी वोट परसेंटेज में भी, और कांग्रेस में भी अच्छी दखल रखते हैं। सेवा दल से जुड़े हुए रहे हैं बाबूलाल नागर, लेकिन बाबूलाल नागर को इस बार प्रेमचंद बैरवा ने अच्छी खासी पटक नहीं दी है, करीब 37,000 वोटों से हराया था।
तो ये जो तीनों नेता हैं ये जयपुर संभाग से आ रहे हैं। वैसे भजनलाल शर्मा रहने वाले भरतपुर संभाग के हैं, लेकिन चुनाव लड़ा सांगानेर से, इसलिए सांगानेर से सीएम हैं। दूदू जयपुर जिले का ही पार्ट रहा है, अब नया जिला बना है, लेकिन संभाग जयपुर ही है। और विद्याधर नगर जो जयपुर शहर की कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां से दिया कुमारी आ रही है। तो एक ही संभाग से चीफ मिनिस्टर और 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जयपुर संभाग के हैं। मंत्रियों का कल कोई शपथ ग्रहण होने की उम्मीद, संभावना नहीं नजर आ रही है। कोई घोषणा अभी तक नहीं आई है। हो सकता है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की रीत है, भारतीय जनता पार्टी चौंकाने वाले काम करती है, नए नए प्रयोग करती है। कल यह भी हो जाए कि शपथ ग्रहण के साथ ही मंत्रियों को भी शपथ दिलवा दी जाए, क्योंकि जिस तरह से मोदी फैसले ले रहे हैं, कयासबाजी लगाना बिल्कुल भी किसी के लिए भी अब उस तरह की बात नहीं रह गई है कि कोई छन छन कर खबरें आ जाए या कोई पावर सेंटर ज़्यादा हों जहाँ से बिखरी हुई न्यूज आ जाए, स्कैटर्ड कोई अथॉरिटीज़ हों, ऐसा कुछ नहीं है। यदि पर्ची खुली है भजनलाल शर्मा की, जिस तरीके से खुली है, ऐसी ही पर्ची मंत्रियों को भी खुल सकती है। तो ये कल का सीन देखने लायक रहेगा। कयासबाजी के दौर भी जारी हैं और ये भी बताया जा रहा है कि जयपुर संभाग का कोटा पूरा हो चुका है। पॉलिटिकल यदि हम एडजस्टमेंट्स की बात करें तो अब बात आएगी कि गंगानगर हनुमानगढ़ से लगाकर नीचे बांसवाड़ा डूंगरपुर तक, इधर कोटा झालावाड़ से लगाकर जैसलमेर बाड़मेर तक क्या क्या स्थिति रहने वाली है, किस संभाग के लोगों को कितनी प्राथमिकता मिलेगी, ये देखने वाली बात रहेगी। जहां तक लग रहा है कि अब जिलों के हिसाब से या संभाग के हिसाब से और कुछ वर्ग के हिसाब से भी कुछ संतुलन बैठाया जाएगा, क्योंकि अब 2024 में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में भी उतरना है और राजस्थान ऐसे स्टेट्स में शुमार है जहां जातिगत राजनीति भी काफी असर दिखाती है, बोलबाला रहता है, अनलेस कि कोई ऐसा मुद्दा ना हो जो कि राष्ट्रव्यापी मुद्दा बन गया हो, जैसे कि इमरजेंसी के टाइम, और यदि हम देखें राम जन्मभूमि के टाइम, ये नेशन वाइड मामले थे। इंदिरा गांधी की हत्या के टाइम वहां कास्ट क्रीड के बियॉन्ड जाकर वोटिंग हुई। 2019 में यदि हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के ऊपर अच्छी खासी वोटिंग हुई। अब 2024 में पार्टी उतर रही है। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पास वैसे तो कोई पैन इंडिया का कोई मुद्दा है नहीं जिसको पार्टी लेकर चल रही हो। जो मुद्दे थे उनसे भी खुद को दूर कर रखा है। ऐसा ही एक मुद्दा है श्री कृष्ण जन्मभूमि का, आज उसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा मुद्दा हमारा ये है श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद के बीच कोर्ट ने आज बहुत ही महत्वपूर्ण एक फैसला दिया है और कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की है। मयंक जैन की खंडपीठ ने श्री कृष्ण जन्मभूमि का ये जो विवाद है 2020 से कोर्ट में है और मथुरा की जिला अदालत में एक मामला था, और इसको यदि हम देखें तो ये बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही भावुक और बहुत ही जिसको कह सकते हैं हिंदू सनातनियों के सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ और एक पुरातन काल से चला हुआ मामला है, जिसको कि इस्लामिक आक्रांताओं ने नष्टभ्रष्ट किया। कई बार श्री कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर कई बार मूर्तियों को खंडित किया गया और मंदिरों को ध्वस्त किया गया, खासतौर पर औरंगजेब के टाइम। औरंगजेब से पहले यदि हम बात करें फिरोज शाह तुगलक की, इल्तुतमिश की, उस जमानों में भी बहुत विध्वंस का काम हुआ और मुगलों ने भी इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कुछ समय ऐसा रहा जिसको आप मुगलों का शांतिकाल कह सकते हैं, जब मुगल भारत को अपना घर एक तरह से बता चुके थे और बगदाद के खलीफा को टाटा बाय बाय कर चुके थे और ईरान की सल्तनत को भी उन्होंने एक तरह से दूरी बना ली थी। दो बहुत महत्वपूर्ण पिलर थे जिसने मुगलों की सत्ता को यहाँ स्टैब्लिश किया। एक बगदादी खलीफा जिसने बाबर को यहाँ भेजा और बाबर को पैसे भी दिए। इससे पहले यदि देखें तो महमूद गजनवी को रेड्स करने भेजा करते थे बगदाद के खलीफा, लेकिन कभी भारत में पांव नहीं जमने दिए लोगों ने महमूद गजनवी के। बाबर के पहले जब फिर घोरी, तो ये सब पैसा वहां से मिलता था घोरी खुद नहीं बैठा, क्योंकि महमूद गोरी जो था उसकी वहां पर भी जड़ें हिल रही थी, लेकिन सेंट्रल एशिया से आया बाबर और उसकी संतानें यहाँ पर टिक गई। और हुमायूं की जहाँ तक बात है तो हुमायूं ने ईरान के शाह से मदद ली और सुन्नी से शिया बन गया था।
बहरहाल वो एक इतिहास की बात है। आज हम बात कर रहे हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि की। ये जो मसला है ये करीब 13 एकड़ जमीन का है, 13.37 एकर्स ऑफ लैंड, पीस ऑफ लैंड। और इसमें करीब हम देखें 1/3 जो पार्ट है वो किसी वजह से, पता नहीं क्या ऐसी बात रही होगी कि दे दिया गया। करीब 3-3.25 एकड़ का जो पार्ट है वो मुस्लिम पक्ष को दिया गया। अब ये क्या समझौता था 1968 का? इस समझौते के पीछे की कहानी क्या है, क्या पॉलिटिकल रीजंस थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 1967 में इंदिरा गांधी की जो चुनावी पोजीशन थी, चुनाव में उतरी, चुनाव में अच्छी सफलता नहीं मिली, कम्युनिस्टों का साथ लेना पड़ गया। और कम्युनिस्ट उस वक्त जो थे वो कन्वर्टेड एक तरह से मुस्लिम्स थे, जो अपने आप को मुसलमान फोल्ड से बाहर और प्रयोग जिसको कहते हैं प्रोग्रेसिव मूवमेंट, उर्दू बोलना और प्रोग्रेसिव मूवमेंट चलाना, ये कम्युनिस्ट थे जो सारे के सारे बिहार और उत्तर प्रदेश के और बंगाल के उन मुस्लिम परिवारों से आते थे जो कि जागीरदार थे। चाहे उसमें जानिसार अख्तर हों, जावेद अख्तर के पिता, जावेद अख्तर भी उन्हीं में एक है, कैफी आजमी हो। इसके अलावा यदि आप देखेंगे तो बहुत सारे नाम आपको मिल जाएंगे। ये ऐसे लोग थे। तो मजाज जावेद अख्तर के मामा, बड़े शायर कहलाते हैं नेहरू जी की मेहरबानी से। तो ये सारे के सारे उर्दू की शायरी करने वाले, उर्दू की पोइट्री करने वाले, फिल्मों के लिए अपने हिसाब के स्क्रिप्ट लिखने वाले, गाने लिखने वाले, ये कम्युनिस्ट आंदोलन चला रहे थे। इन लोगों ने इंदिरा जी को सपोर्ट किया और इसके बदले में तत्कालीन चरण सिंह की सरकार जो 67 में वहां यूपी में थी, चौधरी चरण सिंह, बहुत ही स्टॉलवर्ट नेता किसानों के, खासतौर पर वेस्टर्न यूपी के जाटों, उनकी सरकार अपदस्थ हुई। और 1968 में ये जो फैसला है 3 एकड़ के आसपास का, ये मुस्लिम पक्ष को देने का, ईदगाह और मस्जिद को देने का काम किया गया। राष्ट्रपति शासन लागू था, उस वक्त की बात है। ऐसी परिस्थितियों में जो काम हुए हैं इनका अब कोर्ट में मामला आ रहा है, कच्चा चिट्ठा खुल रहा है। और हिंदू पक्ष की तरफ से एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने ये पैरवी की कि इस पूरे परिसर के 13.37 एकड़ की पूरे की सर्वे रिपोर्ट कराई जाए, क्योंकि हिंदू पक्ष का मानना है कि इस इलाके में, श्री कृष्ण जन्मभूमि के इस परिसर में जो भी सेटलमेंट है उसकी खुदाई की जाए। वहां पर हिंदू जो मूर्तियां हैं, हिंदू स्ट्रक्चर्स हैं वो आपको मिलेंगे। और यदि वो मिल जाते हैं तो हिंदू पक्ष का दावा ऑटोमेटिकली मजबूत हो जाता है कि ये जमीन किसी समझौते के तहत दी गई थी। जैसा कि काशी विश्वनाथ के टेम्पल के कॉरिडोर में, इस प्रांगण में जो मस्जिद है, इस मस्जिद में पीछे की तरफ जो मंदिर मूर्तियां लगी हुई थी और माता, हमारी जो शक्ति माता हैं, तो श्रृंगार गौरी वगैरह, तो उनकी पूजा चल रही थी। लेकिन मुलायम सिंह यादव ने उस पूजा को बंद कराकर वो इलाका भी मुस्लिम मस्जिद को दे दिया। तो श्रृंगार गौरी का मंदिर एक तरह से बंद हो गया हिंदुओं के लिए। मुलायम सिंह के पहले मंदिर, वहां पूजा होती थी। ऐसे ही श्री कृष्ण जन्मभूमि का ये जो मामला है, इसमें 1968 से पहले ये इलाका पूरी तरह से मुसलमानों के कब्जे में नहीं था। ईद के दिन वो जाकर वहां ईदगाह में अपना काम करते थे, लेकिन 68 के बाद में मस्जिद का भी पूरा फैलाव हो गया और अब वहां मुसलमानों का काम। तो ये इस तरह का मामला है जिसमें कोर्ट ने कमिश्नर नियुक्त कर दिया है। 18 दिसंबर को कोर्ट कमिश्नर का पैनल तय हो जाएगा और फिर सर्वे की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी लगेगा, बाकी भी जो एजेंसीज हैं वो इसमें साथ होंगी। तो ये तय हो जाएगा। वैसे तो तय ही है, इसमें ब्लाइंड फोल्डेड मामला, ये तो कोई अंधी आंखों से भी देख सकता है, ओपन एंड शट केस है। मुसलमानों का यहां ऐसा नहीं है कि इस्लाम यहां प्रादुर्भाव हुआ हो, या कोई प्रोफेट की जगह हो, या कोई अल्लाह की यहां पर पहले से कोई जगह हो, क्योंकि इस्लाम यहां आते आते टाइम लग चुका था। तो कहने का हमारा मतलब यह है कि कोई अंधी आंखों से भी देख सकता है कि यहां श्री कृष्ण और भगवान श्री राम यहां अवतरित हुए, भगवान श्री कृष्ण यहां अवतरित हुए। इसमें किसी से पूछने की क्या आवश्यकता है?
तो भगवान जहां अवतरित हुए हैं वहां की लैंड तो सबकी लैंड है, वहां तो उनकी जन्मस्थली में भी मुसलमानों का दखल है। और जहां मक्का मदीना में केवल प्रोफेट हैं, पैगंबर मोहम्मद साहब हैं, वहां कोई अन्य धर्मावलंबी नहीं जा सकता। पैगंबर केवल प्रोफेट अल्लाह के, अल्लाह ईश्वर यदि एक मानते हैं यदि तो वहां केवल पैगंबर आए हैं, उनके दूत आए हैं। यहां तो स्वयं भगवान उतरे हैं। तो ये क्या आप चाहते क्या हैं हिंदुओं से कि जहां उनके भगवान उतरे हैं वहां तो उनकी धरती को भी हड़प लो, और जहां तुम्हारे पैगंबर उतरे हैं वहां किसी को घुसने मत दो। तो दो जमीनों के ऊपर, दो देशों के ऊपर कड़ी नजर है, दो कम्युनिटीज दो कौम जिसको कह सकते हैं। एक कौम है बनी इज़राइल, यानी इज़राइल की जो कम्युनिटी है, इज़राइल देश कहते हैं लेकिन वो एक कौम है। जैसे हिंदुस्तान, हिंदू एक कौम है। इन दो के ऊपर नजर है, चाइना के ऊपर कोई नजर नहीं है। चाइना में मुसलमानों को कितना ही सताया जाए कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। अमेरिका में चाहे नंगा होकर इनकी तलाश लेते हैं लेकिन पासपोर्ट के लिए लाइन, वीजा के लिए लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। उनसे दुश्मनी नहीं है, यूरोप से दुश्मनी नहीं उस तरह की। यहूद ओ हनूत, ये कुरान ने, हदीसों ने दी है परंपरा। तो जो उनको मानते हैं वो यहूदियों को और हनूत यानी हिंदुओं को अपना दुश्मन मानते हैं। प्रॉफेट ने कहा कि नॉलेज के लिए, इल्म के लिए यदि चाइना जाना पड़े, चीन जाना पड़े तो जाओ। तो कहने का मतलब फ्रेंडली हो गए चाइना से, चाइना के खिलाफ सुन्नी मुसलमान कुछ नहीं करेगा। ये इस तरह का मामला है। तो इस तरह से ये पुरानी रवायत से चले आ रहे हैं। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि इसमें हमारी जो कम्युनिटी है, हम कहाँ हैं, हमारा क्या स्टैंड रहेगा, हम किस तरह का एक्शन लेंगे, क्योंकि हमें तो एज ए कौम ही हड़प जाने की कोशिशें हैं। अब आप ये सोच सकते हैं कि प्रॉफेट ने चाइना के बारे में कुछ कहा है क्या? बिल्कुल कहा है, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद साहब व्यापारिक काफिलों के साथ चलते थे। उनकी जो पहली पत्नी थी खदीजा एक बड़ी कॉन्ट्रैक्टर थी व्यापार की। उनके काफिलों में ऊंट वगैरह जाते थे, लश्कर जाते थे। वो सेंट्रल एशिया से लगाकर आगे टर्की होकर फिर यूरोप जाते थे। जो चाइना से जो सामान आता था, हिंदुस्तान से सामान जाता था। तो ये सिल्क रूट के ऊपर इनके काफिले चलते थे अरब का ये डेजर्ट पार कराने के लिए। तो पैगंबर के समय चाइना से जो काफिले जाते थे तो पैगंबर को पता था कि चीन कोई देश है, हिंद एक देश है, हिंद के बारे में कुछ हदीसें हैं। तो ये भी एक बात है। तो ये इस तरह की बात हम करना चाह रहे हैं इसलिए कि जहां भगवान का जन्म हुआ है, भगवान ने जन्म लिया है, वहां पर तो कम से कम आपको पीछे हट जाना चाहिए, ऐसा कट्टरता नहीं करनी चाहिए। अब वहां यरूशलेम की यदि बात करें, इजराइल की यदि बात करें, तो तीनों धर्म वहां अपना अधिकार रखते हैं। ईसा मसीह की तो बात ही वहां यह है कि वो तो जन्मे ही वहीं थे, इजराइल की धरती पर ही जन्मे थे। और प्रॉफेट मोहम्मद की जहां तक बात है तो वो इधर मक्का मदीना की धरती। हालांकि अब ये भी है कि वो कई तरह की बातें आ रही हैं, उसमें पेट्रा वगैरह की भी बातें चल रही हैं, लेकिन वो अरब की धरती के ही थे, इधर के, इजराइल से अलग है वो। वैसे तो इजराइल भी अरब की धरती है, लेकिन वहाँ मस्जिद अल अक्सा जो है, मस्जिद जो इनकी मानते हैं, और यहूदी अपना वहाँ मानते ही हैं, तो वो उनका ओरिजिन है एक तरह से। तो ओरिजिन के ऊपर अटैक है बनी इजराइल। यहाँ श्री कृष्ण जन्मभूमि अयोध्या, श्री राम जन्मभूमि, ये ओरिजिन है। अब इनके ऊपर वाराणसी की बात कर लें, भगवान शिव की नगरी है, और वहाँ पर बुद्ध धर्म का भी जैसे प्रादुर्भाव ऐसा माना जाता है कि वाराणसी में काफ़ी वहाँ फला फूला। तो कहने का हमारा मतलब ये कि जहाँ जिसकी मान्यता है, जहाँ जिसकी आस्था है, जहाँ जिसका मूल है, उसको तो कम से कम छोड़ देना चाहिए। अब वो दिन नहीं है कि आप इतनी कट्टरता और इतना वो फैलाव अपना रखें, एक इंपीरियलिस्टिक सोच रखें, क्योंकि अब वो ज़माने नहीं है। प्रॉफेट का ज़माना अलग था, कुरान की जो आयतें उतरी वो अलग दौर था, हदीसों का दौर अलग था, सुन्नत का दौर अब उस तरह का नहीं रह गया है। सऊदी अरब में देख लीजिए आप, अब सुन्नत वो धीरे धीरे दूर कर रहे हैं और अपने प्रोग्रेसिव मॉडर्न वर्ल्ड के साथ जीना चाहते हैं। तो इस तरह की बात है। तो ये आज का प्रोग्राम हमारा दो मुद्दों के ऊपर। अब कल देखने वाली बात ये रहेगी कि शपथ में वही चौंकाने वाला काम होता है
या कि फिर जो कयासबाजी लग रही है वो सच होती है। और श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो मामला है, इसमें अब क्या बीजेपी 2024 में इसको मुद्दा बनाएगी, पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर मुद्दा बनेगा, या क्या होगा, ये देखने वाली बातें रहेंगी। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम। आपने हमें ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।